फॉलो करना है ट्रैजेक्टरी, यानी कि अगर आप अपने स्क्रीन के दाएं साइड पे देखिए तो एक मैप दिख रहा है जिसमें पिंक कलर के वे पॉइंट्स बने हुए हैं। ये मार्क ट्रैजेक्टरी से अकॉर्डिंग अब ये मिशन मून की तरफ जा रहा है। अब बस हम लोग को इंतज़ार करना है कि ये जो चंद्रयान 3 की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोगों ने बेहतर इंजन, बेहतर पेलोड कैपेसिटी और हज़ार डिवाइसेस, एंटी हज़ार डिवाइसेस लगा रखी हैं, डिटेक्शन सिस्टम के लिए शेप डिवाइसेस लगा रख सकती हैं, तो ये सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करना है इसको उस मून के सरफेस पे। और जैसे ही हम लोग इस प्लेटफॉर्म को, मिशन को एकम्प्लिश करेंगे, हमारा एक नया इतिहास रच जाएगा। और बस अब इंतज़ार ही करना है और यकीनन ये मिशन इस बार सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल, तरुण शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खगोल विज्ञानी हैं। तरुण, LVM-3 और M4 जिसका प्रक्षेपण किया गया है, इसी में रखकर अब चांद की तरफ आगे ये बढ़ रहा है, इसी रॉकेट को क्यों चुना गया? और जिस दक्षिणी ध्रुव की हम बात कर रहे हैं कि वहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है, किसी का लैंडर नहीं पहुंचा है, अगर भारत का लैंडर वहां पर उतरता है, उस धरती को छूता है, तो भारत पहला ऐसा देश होगा। तो वो दक्षिणी ध्रुव क्या कुछ चीजें लेकर आएगा भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए? वो क्यों आखिर इतना महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात तो ये समझने के लिए कि हमने LVM-3 को ही क्यों चुना, उसके लिए रॉकेट का फंक्शन समझना जरूरी है कि रॉकेट यूज क्यों करते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो रॉकेट एक तरह से एक डिवाइस है, एक कुरियर बॉय है जो अर्थ से सैटेलाइट को लेके आपको स्पेस में प्लेस कर देता है, राइट। अब हर रॉकेट की अपनी कैपेसिटी होती है और वो उससे ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। जब हम अपने चंद्रयान 3 मिशन की बात करते हैं तो इसका जो टोटल वजन है वो तकरीबन 4000 किलो के आसपास है। तो उसके लिए हमें एक ऐसा रॉकेट चाहिए जो उतने भारी वजन को स्पेस में ले जाकर प्लेस कर सके। ओके, इसीलिए हमने अपने सबसे पावरफुल रॉकेट को इस पर्पज के लिए चुना, जिसको हम बोल रहे हैं LVM-3। पहले हम बोलते थे GSLV Mark 3, उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है LVM-3। ओके, दूसरी बात आपने पूछा कि हम दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों जा रहे हैं, जहां तक अभी तक कोई नहीं गया है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप मून की बात करते हैं तो उसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, जिसकी वजह से ऐसे लिक्विड वाटर मिलना या आइस मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप साउथ पोल की बात करते हैं, दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, तो वहां पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्रेटर बोलते हैं, तो वहां पर कुछ क्रेटर्स ऐसे हैं जो कि हमेशा शैडो में रहते हैं, सन की शैडो में रहते हैं। वहां पे सनलाइट कभी पहुंचती नहीं है, अंधेरे में रहते हैं। और वहां पे टेम्परेचर ऐसा रहता है कि कभी भी अगर वहां पे पानी है, आइस है, जैसा कि हमने चंद्रयान 1 में ढूंढा था, तो वो आपकी इवेपोरेट नहीं होती। तो इसलिए हमने उस लोकेशन को चुना है ताकि हम वहां पे जाके उन सबको एक्सपेरिमेंट कर सके। और एक और चीज है कि फ्यूचर में हम मून पे कॉलोनीज बसाने के बारे में भी सोच रहे हैं। 5-7 साल नहीं, भी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, राइट। तो उसके लिए जो बेस्ट लोकेशन होगी वो साउथ पोल ही होगी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। बाकी मून की बात करें तो वो एक्सट्रीम्स में जाता है, कभी बहुत ज्यादा गर्म होगा अगर सन को फेस करेंगे, और सन से दूर होंगे, अपोजिट में होंगे, तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। लेकिन साउथ पोल पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से हमने साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव को हमारे लैंडिंग पोजीशन के लिए चुना है, ताकि वो आगे के मिशन के लिए एक तरह से फाउंडेशन, एक नींव का काम करे। बिल्कुल। और एक सवाल मिलिंद आपसे है। मिलिंद, जिस तरह से बात हो रही है कि अगर हमारा लैंडर अगर चांद की दक्षिणी ध्रुव की धरती को छू लेता है तो फिर एक बड़ी उपलब्धि होगी। भारत का नाम तो इतिहास में होगा ही, इतिहास वो रचेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष कारोबार के क्षेत्र में भी ये बहुत ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद होने वाला है। बिल्कुल, स्पेस मिशन एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और भारत इस इंडस्ट्री को डेवलप करने में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। अगर हमारा चंद्रयान 3 हमारा इस मिशन पे सॉफ्ट लैंड कर गया, जो कि यकीनन कर जाएगा, तो हम लोग पूरे कंट्री में, जैसे अभी तक हम लोग बात करते आ रहे थे, नासा ही होता है जहाँ पे आप स्पेस की मिशंस की बात करिए, या तो नासा आता है या स्पेसएक्स आता है।
अब इंडिया हमारे इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स हम लोग लेने लगेंगे। हम लोग की स्पेस इंडस्ट्री अपनी इंडिजीनियस फॉर्म में यानी कि स्वदेशी स्पेस इंडस्ट्री बढ़ने लगेगी। आज हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, स्टार्टअप जो कि स्पेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जिनको कई कई बिलियन डॉलर्स के फंड्स मिल रहे हैं। तो ये पूरी कंट्री की इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करेगा। और आपको पता है कि स्पेस मिशन जो भारत का है वो नासा से 15 गुना कम बजट पे चलता है। और अगर जीडीपी से कंपेयर करें तो पूरा स्पेस मिशन जो अभी हो रहा है ये सिर्फ 0.08% है। तो सोचिए हम लोग कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं, जहां हम लोग एक मिनिमलिस्टिक बजट में मैक्सिमम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आप देखिएगा 3 से 4 साल के अंदर एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री भारत की स्वदेशी इंडिजीनियस स्पेस मिशन प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, जिससे पूरी इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट आएगा। जिस तरह से इनकम्स का जैसे नासा है, जिस तरह से वो इनकम जनरेट करते हैं पूरी कंट्री के लिए, स्पेसएक्स हैं, उसी तरह बल्कि उनसे बेहतर भी हमारा भारत करेगा इसरो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी नितिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ मौजूद हैं सुमित श्रीवास्तव जी, आप खगोल शास्त्री हैं। नितिका, सुमित जी से समझिए कि एक आम हिंदुस्तानी के मन में इस वक्त ये चल रहा है कि देखिए लॉन्चिंग तो हो गई, कहा जा रहा है कि 24 और 25 अगस्त के आसपास इसकी लैंडिंग होगी चंद्रमा की सतह पर। तो ये जो 40 दिन की यात्रा है, इस दौरान क्या होता है, इस पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा समझाएं आसान भाषा में। क्या क्या मॉनिटर किया जाता है, किन बातों पर ध्यान रखा जाता है? जी सुमित जी, आपसे एक सवाल ये है कि अब लॉन्चिंग हो चुकी है, अब ये जो 40 दिन का सफर रहेगा, क्योंकि बताया जा रहा है 23-24 तक लैंड करेगा, इस दौरान, इस सफर के दौरान क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या कुछ मॉनिटर किया जाएगा, उसके बारे में आसान भाषा में थोड़ा सा। कभी भी कोई भी सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है तो वो पृथ्वी का ऑर्बिट, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद में वो पृथ्वी की जब ऑर्बिट छोड़ता है तब वो ग्रेविटेशनल पुल को यूज करता है एज जिस तरीके से गुलेल खींची जाती है उस तरीके से वो ग्रेविटेशनल पुल को यूज करता है दूसरे प्लैनेट या सैटेलाइट पे या मून पे जाने के लिए। तो ये 50 डेज के बाद में जब आपके पास वहां पे लैंड करेगा तो आपको ये मिलेगा कि वहाँ पे आपको ये प्राप्त होगा कि जब वो 50 डेज के बाद वहाँ लैंड करेगा तब उस दिन वो हमारे लिए चैलेंजिंग डे होगा। और इस बीच इस पूरे सफर के दरमियान ये देखा जाएगा कि कहीं वो अपना पाथ ना भटके और जो भी इसरो ने जो भी टाइमलाइन फिक्स की होगी वो गाइड टाइमलाइन उस पर आए। सर, साउथ पोल की बहुत इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि वहां पर अगर लैंड सेफली कर जाता है तो इंडिया पहला ऐसा देश होगा जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग करी। साउथ पोल अभी तक ह्यूमन टच से छूता है, इसलिए साउथ पोल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में वहां पे पानी की उपलब्धता की संभावनाएं हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की कुछ अंश हो सकते हैं, तो इस वजह से साउथ पोल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बड़ी फाइंडिंग्स निकल सकती हैं अगर चंद्रयान 3 सफल हो जाए। अगर चंद्रयान 3 सफल होता है देन लेट्स होप कि हाँ बड़ी फाइंडिंग्स हमको मिलेंगी और ये सारी फाइंडिंग्स पब्लिक डोमेन में आएंगी। सर, एक और बात, जो डायरेक्टर है मिशन की ऋतु कारिधाल जी, वो लखनऊ की हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट क्षण है ये लखनऊ? हम सभी के लिए गर्व करने का क्षण है कि हम लखनऊ में रहते हैं और डॉक्टर ऋतु कारिधाल लखनऊ से हैं। और पिछली बार जब मंगलयान लॉन्च हुआ था तब डॉक्टर ऋतु कारिधाल ही मिशन डायरेक्टर थी और उन्होंने मंगलयान को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। और इस बार भी लेट्स होप कि चंद्रयान 3 भी सक्सेसफुली लॉन्च हो। तो चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है और उसके बाद में जो ये सफर होगा उस दौरान जो ऑर्बिट तय किया गया है उसमें वो। शबाब, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लॉन्चिंग के बाद कैसा उत्साह वहां पर? मैं ऋतु कारिधाल के घर के बाहर मौजूद हूं अमित, और चूंकि इस मिशन की डायरेक्टर ऋतु कारिधाल जो हैं वो राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं। हालांकि साल 1997 से वो लखनऊ के बाहर रह रही हैं, आंध्र प्रदेश रह रही हैं, जहां पर इसरो में वो नौकरी कर रही हैं। इस वक्त उनके घर के बाहर का माहौल है। हालांकि बहुत ज्यादा उनके घर में कोई रहता नहीं है, उनके भाई हैं जो यहाँ पर रहते हैं, और हमने उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये जो मौका है वो हम सब देशवासियों के लिए गौरवान्वित पल है। चूंकि इसरो की
जो मिशन डायरेक्टर होने के नाते उन पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, उनके परिवार पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए परिवार बहुत ज्यादा बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहा। और चूंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ जाता है, लिहाजा ऋतु कारिधाल भी कुछ बात नहीं कर सकते और उनके परिवार वालों को भी ये ताकीद की गई है कि वो किसी तरह से कोई भी मिशन से जुड़ी हुई जानकारी को किसी को साझा नहीं करेंगे। लिहाजा घर पर ना ही कोई बहुत ज्यादा लोगों का जमावड़ा है, ना ही किसी तरह का कोई जश्न मनाया जा रहा है। हाँ, वो अंदर लॉन्चिंग को टीवी पर जरूर देख रहे हैं। वो कहते हैं कि लॉन्च हो जाने के बाद हम लोग सीधे तौर पर आपसे बात करेंगे, लेकिन मैंने उनसे जो बात की उसमें वो ये कहते हैं कि लखनऊ वालों के लिए एक बड़ा गौरवान्वित पल है। ये घर उनका लखनऊ के राजाजीपुरम के ई ब्लॉक में पड़ता है। यहां से नवयुग कन्या विद्यालय से ऋतु कारिधाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की, उसके बाद तमाम जगहों पर अलग अलग स्कूलों में उनकी पढ़ाई हुई। लखनऊ से जब वो पीएचडी कर रही थी उसी दौरान उनको इसरो में नौकरी का ऑफर मिला और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जो उनके भाई ऋतु कारिधाल हैं, रोहित कारिधाल हैं, वो इस बात को कहते हैं कि दीदी से हर बार मिलना हम लोगों के लिए बड़ा गौरवान्वित पल होता है। और यहां से जाने के बाद दीदी अक्सर जो है वो लखनऊ आती जाती रहती हैं, जो फैमिली फंक्शंस होते हैं उनमें आती जाती रहती हैं। क्योंकि शुरू से वो लखनऊ ही रह रहे थे, लिहाजा उनका जो स्थायी निवास है वो यही ई ब्लॉक राजाजीपुरम में ही है। ऋतु की जिंदगी बहुत ही सामान्य तौर पर बीती है और रोहित इस बात को कहते बड़े गौरवान्वित होते हैं कि जब जब दीदी लखनऊ आती हैं उनको बहुत साधारण सी जिंदगी पसंद है, कोई लाइमलाइट उनको पसंद नहीं है। कहने लगे कि जब उन पर मिशन मंगल एक फिल्म बनी थी जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया था, उन्होंने बताया कि ये फिल्म ऋतु कारिधाल पर ही बनी थी और ऋतु कारिधाल के कैरेक्टर को विद्या बालन ने उस फिल्म में निभाया था। लिहाजा वो अपने आप में बड़ा गौरवान्वित पल था। कहने लगे कि हम लोगों के पास फिल्म से जुड़े हुए जो डायरेक्टर हैं, जो निर्देशक हैं, जब वो आए थे तब भी दीदी ने बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा इस तरह की चीजों में मुझे शबाब तो कह सकते हैं सभी की मेहनत है और आज ये मेहनत चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के साथ ही कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से सफल नहीं है, लेकिन हम इसको सफल ही मानकर आगे चलते हैं और पूरी दुआएं और उम्मीदें हमारी यही है कि सफल प्रक्षेपण इसका चांद की धरती पर, खास तौर पर जो कि दक्षिणी ध्रुव है वहां पर हो जाए और इसका इंतजार हमें भी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला।